नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। साल 2022 में बिहार में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा रही। राजनीतिक कलाबाजी देखने को मिली और जो सबसे बड़ी घटना रही, अगर 2022 की अगर हम बात करें तो न सिर्फ राज्य और देश के लिए अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का पाला बदलना। बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी और बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने आरजेडी लेफ्ट के साथ नई सरकार बनाई और इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। तो 2022 में बिहार की राजनीति कैसी रही, किस करवट बैठी, कौन जीता कौन हारा, शहमात के इस खेल में कौन कहां खड़ा है, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, अगर हम 2022 की बात करें तो जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती है और आप कह सकते हैं कि देश भर में ये चर्चा का विषय रहा कि जो सरकार वहां पर बदली, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बदले, मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश कुमार थे, उसके बाद भी नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन जो ये एक बार फिर से जो उन्होंने पाला बदला, इसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? ये नीतीश कुमार का पाला बदलना 2022 की बिहार ही नहीं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। कयास इसके बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे थे या काउंटर बयान जेडीयू की तरफ से आ रहे थे, उसको लेकर ये तो साफ था कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। कयास भी लगाए जा रहे थे, बस ये टाइमिंग का मसला था। कब वो टाइम आ गया, एक समय ऐसा आया। सबसे खास बात ये रही कि ये टाइम तब आया जब नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह मिले और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को हिदायत दी कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में बयानबाजी नहीं करना है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2024 ही नहीं 2025 भी हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार का पलट जाना, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था उसमें। और नीतीश जी जो है राजनीति के क्षेत्र में चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप 2015 विधानसभा चुनाव के समय जब उनका राजद से गठबंधन हुआ, या 2017 में राजद को छोड़ देना, और फिर अब जाकर 2022 में अगर हम बात कर रहे हैं और नीतीश जी का, हालांकि अगर आप इतिहास में जाएं तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार जी ने पाला बदला है। 2015 की आप बात कर लें, 2013 चुनाव से पहले, जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर जो है उसके बाद राजद से उनका गठबंधन होता, फिर 2017 में वो राजद को भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बातें इतिहास में होती रही हैं। तो इस तरह के चौंकाने वाले फैसले वो लेते हैं और माना जाता है कि राजनीति की उनकी अपनी एक समझ है और उसके धुरंधर हैं और उन चीज़ों को वो समझते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो हम कहना चाहेंगे कि ये आप कह सकते हैं कि पहली दफ़ा हुआ हो कि नीतीश कुमार को जेडीयू में जिस तरह से आरसीपी सिंह, जो बातें निकलकर 2022 में निकली कि आरसीपी सिंह जब खुद मंत्री बने केंद्र में, तो शायद नीतीश जी की उसमें सहमति नहीं थी, या उन्होंने कुछ अंधेरे में रख के, डार्क जोन में रख के ये किया। तो ये पहली बार उनकी पार्टी में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसे आप कितनी बड़ी घटना के रूप में देखते हैं और क्या इसका इम्पैक्ट जो है आगे भी देखने में को मिल सकता है? देखिए, आरसीपी सिंह का जो फैक्टर था नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि आरसीपी जिस तरह से बीजेपी का पक्ष लेकर खड़ा हो रहे थे, कई लोग ये भी मानते हैं कि उनका एम्बिशन था कि नीतीश के बाद वो कुर्सी उनको मिलेगी, तो उसमें वो बीजेपी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। तो आरजेडी का ये भी आरोप है, नीतीश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि इसलिए अलग हटना पड़ा क्योंकि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और ये बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का कोशिश कर रही थी। बीजेपी पर एक आरोप ये भी लगता रहा है, और खास करके जेडीयू ने विधानसभा चुनाव के बाद से ये आरोप लगाया है कि चिराग के साथ बीजेपी की कुछ जो है वो एक सेटिंग थी, वो पर्दे के पीछे की, और वो जेडीयू को कमजोर करने की थी। तो क्या लगता है उसका भी कुछ इस फैसले में हिस्सा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा?
बिल्कुल, इसकी भी भूमिका यहीं से शुरू होती है। यहीं से जेडीयू को लगने लगा कि भाई बीजेपी मुझे खत्म करना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने इतनी कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करके मुख्यमंत्री बना करके उसको कंपनसेट करने के लिए फॉर द टाइम भी कोशिश जरूर की, लेकिन क्योंकि अब संदेह की नींव पड़ चुकी थी, कालांतर में आरसीपी की घटना ने उसको और पुख्ता कर दिया और बीच में जो छिटपुट घटनाएं होती रही उसको लेकर के फाइनली नीतीश कुमार ने डिसाइड किया कि भाई बीजेपी का साथ छोड़ के एक बार फिर से आरजेडी की तरफ जाना चाहिए। और एक चीज और भी है कि विश्वास का एक माहौल था। हालांकि जो लोकल लीडरशिप है, जो स्टेट लीडरशिप की अगर हम बात कर लें बीजेपी के, तो स्टेट लीडरशिप जो है सरकार में होने के बावजूद भी सरकार के कई फैसलों पर और नीतीश कुमार के कुछ फैसलों पर वो सवाल उठा रही थी। तो और दूसरी तरफ केंद्र से बार बार ये संदेश भेजा जा रहा था कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ न बोलें। तो ये जो एक विरोधाभास था कि केंद्र से कहा जा रहा था कि आप नीतीश के नजदीक रहें, या कहा जा रहा था या दिखाया जा रहा था, जो भी हो, तो वो एक था, और स्टेट लेवल पर वो विरोध होता रहा। तो क्या लगता है ये सब कुछ जो बीजेपी का आला कमान है उसकी जानकारी में रखते हुए हो रहा था, या फिर ये सिर्फ स्टेट लीडरशिप की वजह से हुआ? नहीं, बीजेपी में सिर्फ स्टेट लीडरशिप की वजह से हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता। बीजेपी की थोड़ा डिफरेंट पार्टी है और बीजेपी में आला कमान की जानकारी के बिना मुझे लगता नहीं कि ऐसा संभव है। दूसरी बात यह है ना कि नीतीश कुमार, मुझे जो लगता है कि बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी सुनियोजित तरीके से उन्होंने ऐसे फैसले लेना शुरू किए जो बीजेपी के एजेंडा को सूट नहीं करता था। बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, जब उनकी सीट कम आई, चिराग पासवान का मामला आया, आरसीपी सिंह का मामला आया, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि आगे का रास्ता क्या होगा। और ये उनके फैसलों में भी दिखता है। क्योंकि जब गठबंधन की सरकार है तो उसमें कोशिश की जाती है कि ऐसा फैसला लिया जाए जो दोनों को सूट करे। लेकिन नीतीश के कुछ फैसले आए, जैसे जातीय जनगणना वगैरह का मसला था, वो बीजेपी को बिल्कुल सूट नहीं करता था। लेकिन जातीय जनगणना के मामले पर तो भाजपा ने भी सपोर्ट की बात कह दी। वो पॉलिटिकल कंपल्सन था, लेकिन साथ में उन्होंने ऐड किया कि ये डेमोग्राफी का भी स्टडी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं, धार्मिक भी होना चाहिए गणना, कि डेमोग्राफी कितना चेंज हुआ है, इसको ऐड किया जाना चाहिए इसमें। और यहाँ भी एक खटास शुरू हुई यहाँ पे। और ये बड़ा दिलचस्प है 2022 में शैलेंद्र जी, कि फिर से जातीय जनगणना की बात हुई। ये बातें हम लोग पिछले काफी सालों से सुनते चले आ रहे हैं, हर बार बातें होती हैं। 2022 में भी बातें ही हुई, उस पर कुछ पुख्ता होता तो अब तक नहीं दिखा है। अब देखिए वो कब तक होता है, और ये कब तक हम हर साल के जब ईयर एंडर बनाते रहते हैं, हर साल हम इस इशू को लेकर आते हैं कि जातीय जनगणना पर जो है सभी दल सहमत हो गए, या इस दल ने सहमति दी, इसने विरोध किया। ये हर साल हम बातें करते हैं, और इस साल भी बस हम बातें ही कर रहे हैं, उस पर पुख्ता कुछ नहीं हुआ है, ये तो दावे से कहा जा सकता है। खैर ये चीजें हुई, लेकिन जब हम बीजेपी और जेडीयू के खटास की बात कर रहे हैं तो इसे और थोड़े जाते हैं। जो विधानसभा में एक घटना हुई, जो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में जो वो लखीसराय वाला मामला था, उसे लेकर, और जिस तरह की तलखी वहां पर दिखी, और नीतीश जी गुस्साए वहां पर विधानसभा अध्यक्ष पर। हालांकि फिर बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बातों को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो एक खटास थी, फिर वो कुछ दिन सदन में नहीं आए विधानसभा अध्यक्ष। क्या उसका भी कुछ असर दिखता है, ये जो अलगाव हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि वो पर्सनल थोड़ा ज़्यादा था, वो पार्टियों के लेवल पे नहीं था। वो पर्सनल खटास मुझे लगता है, जो व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अब जबकि बीजेपी ने विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, तो अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी उस तलखी का जो शुरुआत हुई थी उसको कैश करने की कोशिश कर रही है, और मुझे लग रहा है कि वो दिख भी रहा है। विजय सिन्हा बहुत एग्रेसिव तरीके से नीतीश पर हमलावर है, और बीजेपी बहुत अरसे बाद मुझे दिखा है कि बीजेपी का कोई नेता जो लीडर अपोजिशन हो, इतना एग्रेसिव तरीके से कैंपेन कर रहा है अपने। और वो अग्रेसिव हैं विजय कुमार सिन्हा बतौर विपक्ष के नेता विधानसभा में। सम्राट चौधरी भी बहुत इन दिनों एक्टिव हैं, और वो भी लगातार हमले कर रहे हैं सरकार पर। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन हम फिर से वहीं अलगाव के आसपास पहुंचते हैं और अलगाव की वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दिन में तो ये सारी चीजें होती नहीं हैं।
अब देखिए, ये तो जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो कि बीजेपी को रास नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप है वो बार बार ऐसी बातें कर रहा था जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीजें तो देखने में आती हैं। लेकिन अगर हम साल 2022 में एक और घटनाक्रम की ओर अपनी नजर लेकर जाएं तो ये दिखता है कि जो साल की शुरुआत में खटास जेडीयू और आरजेडी के बीच थी, यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते की हम अगर बात करते हैं तो बहुत खटास थी और बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती थी जिसे कि माइक्रोफोन पर कहना भी आसान नहीं होता, नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह की बातें थी, इस हद तक तलखी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ये क्या मतलब चीजें हुई कि दोनों के बीच ये गठबंधन हुआ? राजनीति में तो इस तरह की तलखियां चलती रहती है। राजनीति में अस्थायी तो कुछ होता नहीं है। जब नेताओं से मिलेंगे तो वो कहेंगे ये तो मतभेद है, मनभेद तो है नहीं। तो जब मनभेद नहीं है तो मिलने का चांस हमेशा बना हुआ रहता है, उसका रास्ता हमेशा खुला रहता है। गठबंधन की मूल वजह जो मुझे लगती है कि नीतीश को अपना वर्तमान सिक्योर करना था और तेजस्वी को अपना फ्यूचर सिक्योर करना था। नीतीश को फ्यूचर तो दूर की बात, अपना वर्तमान ही संकट में दिख रहा था बीजेपी के साथ जाने पर, रहने पर। और तेजस्वी के लिए जिस तरह से कुछ केसेस खुले या जिस तरह के सीबीआई जांच वगैरह चल रही है, उनको अपने फ्यूचर की तलाश थी। लालू यादव भी चाहते थे कि तेजस्वी को एक जमीन मिल जाए जिससे आगे वो खड़ा हो सके। तो तेजस्वी अपने फ्यूचर के लिए और नीतीश अपने वर्तमान के लिए, ये दोनों एक मंच पे साथ आए। या आपने एक बात अभी कही कि राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। तो इस वाले सेगमेंट को मैं खत्म करके फिर आगे बढ़ूं उससे पहले ये पूछ लेता हूं कि ये जो अभी गठबंधन हुआ है, जेडीयू आरजेडी लेफ्ट का जो ये गठबंधन है, कांग्रेस भी उसमें है, क्या ये अस्थाई है? नहीं, अस्थायी तो कुछ नहीं होता है, कह नहीं सकते कब हो जाएगा। अभी आप देखिए, जैसे शराबबंदी का एक मसला आया, बीजेपी में ने तो हमला बोला ही बोला, खूब घेरा नीतीश को और जम के घेरा और बहुत अच्छे तरीके से घेरा। उसमें जो लेफ्ट पार्टियां उनके सपोर्ट में है वो भी नीतीश के अगेंस्ट में प्रदर्शन करती दिखी, मुआवजे की मांग करती दिखी। तो वो तो साथ में है सरकार में, फिर भी विरोध कर रहे हैं उनका। राजनीति में तो कह नहीं सकते कि कल कौन सा समीकरण बन जाएगा। तो राजनीति में कुछ कह नहीं सकते कि कल कौन सा समीकरण बन जाए। फिलहाल 2022 में की अगर हम बात करें तो वहां छोटे दलों का समीकरण बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर हम बात करें तो वीआईपी, उनके जितने भी विधायक थे वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सम्मिलित हो गए। और एक वीआईपी की जो अब विधानसभा में सीटों की संख्या हम कहें तो वो 0 है। खुद जो मुकेश सहनी है, उनकी जो विधान परिषद की सदस्यता थी, वो जाते ही उनको मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। तो एक तो वो वीआईपी की हम बात कर लें, दूसरी जो है असदुद्दीन ओवैसी की जो एआईएमआईएम पार्टी है उसकी हम बात कर लें, उसके 5 में से 4 विधायक जो हैं वो आरजेडी में चले गए। ठीक है, अगर हम इन चीजों को देखें, उससे पहले एलजेपी का भी एक विधायक जो जीता था वो, लेकिन वो पहले की बात है, वो ऑलरेडी जेडीयू में जा चुका था। तो अगर हम इस तरह से अगर हम देखें तो क्या लगता है, जीतन राम मांझी भी कई बार इस तरह का अंदेशा व्यक्त करते रहते हैं, तो क्या लगता है कि छोटे दलों के लिए क्या अब बिहार में सरवाइव करना मुश्किल होगा, या वो अलग अलग चुनाव लड़के जीत कर आते हैं और फिर जो बड़े दल होते हैं जिनका की वर्चस्व होता है, और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में बीजेपी और आरजेडी जो है वो एक बड़े दल के रूप में उभर रही है, और 2020 में इन दोनों के बीच भी एक दिलचस्प रेस चलता रहा कि विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी कौन सी। तो क्या लगता है कि क्या छोटे दल का भविष्य बिहार में सुरक्षित है? नहीं, छोटे दल का जो भविष्य पहले था, मुझे लग रहा है कि अभी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटे दल होते हैं, इनका मूल उद्देश्य बेसिकली होता है कि हमें सत्ता की भागीदारी मिल जाए, हम मंत्री बन जाए, या मैं न बन पाया तो अपने बेटे को बना दें। ओवैसी की कोई इस तरह की इच्छा थी कि वो सरकार में शामिल हो जो उनकी पार्टी है, तो यहाँ पर तो वो बातें नहीं थी। ये हो सकता है कि जो जीत कर आते हैं, जो विधायक बनते हैं, उनकी व्यक्तिगत इच्छा की बात हो। हाँ, ऐसी ही बात है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी से जो लोग सीमांचल में जीते थे, तो ओवैसी का कैडर वोट नहीं है।
ये सारे लोग कोई जेडीयू के नेता थे, कोई आरजेडी के नेता थे। तो ओवैसी ने उनको टिकट दिया, उस पार्टी से टिकट मिला नहीं, इन्होंने टिकट दिया, इमोशनल सपोर्ट उनको मिला और वो जीत गए। लेकिन वो कैडर नहीं थे, वो उनके अपने कार्यकर्ता नहीं थे वो। तो ओवैसी के साथ, ओवैसी की पार्टी के साथ अभी बिहार में ये है कि वोट तो उनको मिल रहा है और अब थोड़ा टाइम लगेगा उनको। अब उन्होंने कैडर बनाना शुरू किया है अब, तो इसका प्रभाव आगे दिखेगा। जब उनका कैडर जीत के आएगा तब शायद इस तरह से दूसरी पार्टी में मर्जर ना हो। तो छोटे दलों के बारे में हमने बात कर ली और जो कुछ भी हुआ बिहार में 2022 में हमने उसकी भी बातचीत की। अब अगर हम इस चीज को और अगर ये करना चाहें तो हम अगर बात करें कि जब हमने चाचा भतीजा के रिश्ते की बात की कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो रिश्ता है वो अभी बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन एक और चाचा भतीजा की हम बात करेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बात जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान की हम करेंगे। इन दोनों के रिश्ते में 2022 में खटास आई और जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके उसके सभी सांसद पशुपति पारस के साथ रह गए, चिराग अकेले रह गए। और वहां पर दो तरह की बातें हैं। एक वक्त आया कि चिराग का बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल जैसी स्थिति आ गई, लेकिन फिर जब नई सरकार बनती है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसके बाद से बीजेपी में एक बार फिर से चिराग पासवान की पूछ बढ़ती है, खास करके उपचुनाव के वक्त में ये पूछ और ज्यादा होती है। तो ये जो एक चाचा भतीजा का रिश्ता है पशुपति पारस और चिराग पासवान, ये भी 2022 में शैलेंद्र जी एक चर्चा का विषय रहा और बहुत कटुता भी दिखी। और अब साल का जब अंत हो रहा है तो लग रहा है कि हो सकता है कि चीजें सुधर जाएं या क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, अभी कुछ बताना मुश्किल है। तो इस रिश्ते को आप किस तरह से देख रहे हैं? न सिर्फ व्यक्तिगत मैं चाचा भतीजा की बात नहीं कर रहा, मतलब इसके पॉलिटिकल तौर पे अगर आप देखें तो आखिर दोनों किस तरफ जा सकते हैं? क्या दोनों एक साथ एक मंच पर आएंगे या दोनों कभी एक साथ एक मंच पर आ ही नहीं सकते? एक अगर बीजेपी की तरफ जाता है तो एक गठबंधन की तरफ जाएगा। गठबंधन की तरफ जाएगा ऐसी तो कोई अभी संभावना दिख नहीं रही है, ना ऐसा कोई संकेत दिया है उन्होंने। क्योंकि चिराग पासवान पहले कहा था उन्होंने कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, आज भी अपने को उसी भूमिका में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पशुपति पारस भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। तो इसलिए महागठबंधन की तरफ तो किसी का झुकान दिख नहीं रहा है। पशुपति पारस मंत्री हैं अभी केंद्र में, और फिर मैं कहता हूं कि ये राजनीति है, अस्थाई कुछ नहीं है। गैप तो दोनों के बीच में बहुत आ गया। हालांकि पशुपति पारस अलग हुए, इसमें भी नीतीश की भूमिका बताई गई। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में जो उनको झटके दिए थे, माना गया कि नीतीश ने उसका बदला चुकाया पार्टी में दो फाड़ करके। तो लेकिन वजह जो भी हो, दोनों के बीच में गैप तो बहुत आ गया है, गैप तो बहुत आ गया है। लेकिन फिर ये राजनीति है, अब फिर सत्ता में पहुंचना है, सत्ता के ऊपर सिर तक पहुंचना है, तो फिर कई बार समझौते होते हैं, कई बार दिल ना मिले, लेकिन मंच पे हाथ जरूर मिलते हैं। जब दिल मिले ना मिले, हाथ और गले लोग मंच पर मिल लिया करते हैं। लेकिन एक बात अब और भी है, अगर हम इसकी राजनीतिक समीक्षा करें शैलेंद्र जी, कि देखिए महागठबंधन के साथ ऑलरेडी 6 पार्टियां हैं और वहां पर अगर कोई भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो उनका हिस्सा होगा वो शायद बहुत छोटा हो। ये एक चीज शायद दोनों को एक मंच पर आने को विवश कर रही है परिस्थिति, ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों, मुझे नहीं लगता ऐसा। दोनों अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इसी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि हिस्सा गठबंधन की तरफ छोटा हो सकता है क्योंकि वहाँ पार्टियां ज्यादा है नहीं है, ये देख रहे हैं कि फ्यूचर किसका है। ये दोनों को राज्य की राजनीति से ज्यादा केंद्र की राजनीति करनी है। इनका जो आरजेडी एलजेपी का जो आप शुरू से रामविलास पासवान के समय से जो उनका ट्रेंड देखेंगे आप, तो केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका अपना भविष्य बीजेपी के साथ बेहतर दिख रहा है। ये भी देखना दिलचस्प होगा। 2023 में बहुत सारी बातें खुलेंगी, लेकिन 2022 में जो बिहार में सारी चीजें हो रही थी उसमें एक और चीज बहुत ही दिलचस्प थी और वो ये था कि जो पहले चुनाव के स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो रणनीति बनाया करते थे, वो खुद राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। जब पीके की बात कर रहा हूं, प्रशांत किशोर की बातें हो रही हैं। वो उन्होंने यात्रा शुरुआत की, यात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में एंट्री
क्या 2023 में कोई असर डालेगा या 2022 में वो कितना असरदार रहा, ये बताइए शाल। 2022 में तो बहुत असरदार रहा ऐसा दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो भविष्य की राजनीति के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हो। तो प्रशांत किशोर भविष्य के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हों, एक अनुमान ये है। लेकिन जब ये राजनीति के क्षेत्र में अगर वो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं तो क्या लगता है वो किसकी तरफ जा सकते हैं, महागठबंधन, बीजेपी, या वो अकेले चलना पसंद करेंगे? परिस्थिति जो सामने आएगी उसके हिसाब से जिसके साथ जाना होगा जाएंगे। तो उनके भाषण हमने सुने हैं तो वो नीतीश कुमार पर बहुत आक्रामक दिखाई देते हैं, और हालांकि बीच बीच में वो बीजेपी की भी खिंचाई कर लेते हैं, लेकिन जो उनका जो सेंटर है अटैक करने का, आक्रमण करने का भाषा के माध्यम से, तो वो ज्यादातर हम देखते हैं कि वो जेडीयू और नीतीश कुमार की सरकार पर ही रहता है, या उनके जो कार्य करने का तरीका है उस पर रहता है। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है? इसका संकेत मुझे ये लग रहा है कि वो लालू पे भी अटैक करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रशांत किशोर के दिमाग में ये बात हो कि नीतीश अब 2-4 साल के मेहमान है, मतलब पॉलिटिकल कैरियर की बात है जहाँ तक, तो उनको ये लगता है कि वहाँ एक लीडरशिप का स्पेस खाली है। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात हो कि आरजेडी कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, अब बीच का जो नीतीश वाला स्पेस है उसको ऑक्युपाई करें हम। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये बात उनके दिमाग में हो और इसी स्ट्रेटजी पे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो नीतीश जी की आलोचना करके उनकी पार्टी में स्थान मिल जाएगा? पार्टी में स्थान नहीं मिलना है, उसके वोट बैंक को अपना वोट बैंक बनाना है। वो घूम के ग्राउंड पे काम इसीलिए कर रहे हैं कि नीतीश के जो भी वोट बैंक है, नीतीश को जो वोट देने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच जाए और उसको अपनी तरफ करें, उनको अपने में एक लीडरशिप दिखाने की कोशिश करें। लेकिन शैलन जी, ये भी बात है कि जो बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है, वहाँ पर कास्ट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, वहाँ पर कास्ट जो है। तो आप देखें कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक जिसे आप कहते हैं, और जो प्रशांत किशोर का जो कास्ट है, वो थोड़ा मिसमैच नहीं हो जा रहा है? मिसमैच अभी के हिसाब से हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हट के थोड़ा सा पीछे जाए, उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि किसी को भी सरकार बनाना है बिना मुस्लिम वोट के सरकार नहीं बन सकती है। बीजेपी ने पूरे समीकरण को उलट पुलट के रख दिया, उसने नई सोशल इंजीनियरिंग डेवलप कर दी। तो बिहार में कास्ट पे राजनीति चलती है, आज की तारीख की सच्चाई यही है, लेकिन ये कहना अभी मुझे लगता है सही नहीं होगा कि आगे भी ऐसे ही चलेगी। एक समय आता है, आज यूपी की राजनीति मुद्दों पे आई, गवर्नेंस पे आई। इस बार योगी आदित्यनाथ जो जीते, गवर्नेंस बड़ा मुद्दा था वहाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के गरीबों को जिस तरह से कोरोना के काल में जिनको भोजन और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई, या सेंट्रल ने जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही है, वो बड़ा फैक्टर था। तो मुझे लगता है कि वो समय बहुत दूर नहीं है जब बिहार में भी पॉलिटिक्स जो है कास्ट से शिफ्ट होगी मुद्दों पर, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के दिमाग में वो दूर की सोच रहे हैं। तो ये तो खैर बहुत अच्छी बात होगी अगर वो कास्ट से हट के सरकार के कामकाज पर अगर आ जाए, तो इससे बेहतर तो भारतीय राजनीति के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रशांत किशोर तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि उनका फोकस मुझे जो लगता है वो नीतीश के स्पेस को भरने पर है। उनको ऐसा लगता है कि अभी सीधे को कोई बहुत मास लीडर तेजस्वी जैसा तो बन नहीं जाएंगे, न बीजेपी जैसा उनका काडर हो जाएगा, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के बाद वो तीसरी शक्ति बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल उनके दिमाग में, उनके कार्यकलाप को देख के मैं जो महसूस करता हूँ वो यही है कि वो तीसरी शक्ति नीतीश को मान के चल रहे हैं कि 2-4 साल के बाद इनकी राजनीति खत्म हो रही है। तो खत्म हो रही है तो उसके बाद कोई ऐसा लीडर जेडीयू में भी नहीं बचेगा जो जेडीयू के वोट बैंकों को इंटैक्ट रख सके नीतीश की तरह। तब वहाँ एक स्पेस क्रिएट होगा, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर हो सकता है कि उनकी नज़र उस जगह पे हो। कि क्या 2022 में नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? अगर इशारों में समझें या संकेतों में समझें या साफ समझें, आपको क्या लगता है, क्या वो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है? नीतीश कुमार जो भी घोषणा कर दें, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे। तेजस्वी यादव उनसे बड़े दल के नेता हैं, उनसे बड़ा वोट बैंक है उनका, तो तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार अगर ये ना कहते तब भी वो तेजस्वी यादव आते नेता बन करके।
नीतीश कुमार को पीछे जाना ही पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है अब नीतीश कुमार के पास, न तेजस्वी जितना उनके पास वोट बैंक है, तो तेजस्वी को तो आना ही आना है। ये तो फेस सेविंग का एक मामला मुझे लगता है कि उन्होंने घोषणा कर दी, चारा कोई है नहीं। और चलिए, ये बात हो गई कि राजनीतिक उत्तराधिकारी वाली बात को शैलेंद्र जी का कहना है कि ये एक कंपल्सन जैसी बात है नीतीश कुमार के लिए कि वो ये घोषित करें कि तेजस्वी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प उनके सामने है नहीं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि 2024 में हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव होना है, और जो बातें कही जा रही हैं और खुलकर कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और सरकार बदलने के बाद दिशा में छोटा मोटा प्रयास भी दिखा। जब वो दिल्ली गए, वहां पर लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, कुछ से मुलाकात हुई, बाकी जो भी बातें हैं वो सब जानते हैं। तो एक बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, या जो उन्होंने ये बातें जब ये कही कि 2025 में नेतृत्व में गठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने ये बातें साफ कर दी कि 2025 तक वो बिहार नहीं छोड़ने वाले, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार ने 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा जरूर की है। इससे तो ये माना जा रहा है, सीधे तौर पे देखने पे साफ साफ माना जा सकता है कि भाई नीतीश कुमार 2025 तक अपना रास्ता उन्होंने साफ कर लिया है एक तरह से। लेकिन अंदर खाने जिस तरह की खबरें आती रहती है, उसमें कहना मुश्किल है कि 2025 तक का रास्ता साफ है कि नहीं है, कि 2025 के बाद चुनाव में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं या नहीं नीतीश कुमार? केंद्र की राजनीति में फिलहाल तो कोई जगह मुझे नहीं बनती दिख रही है उनके लिए। एक संभावना है, अगर नरेंद्र मोदी हार जाए या नरेंद्र मोदी या विपक्ष सरकार बना ले, तो वहां नीतीश कुमार की भूमिका जरूर मुझे दिख रही है। भूमिका तो हो सकती है, क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? दूर दूर तक कोई संभावना मुझे इसकी नहीं दिख रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इतने सारे लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं अपने विपक्ष में। नीतीश कुमार अब तो एक तरह से उनके क्रियाकलाप को देखे तो अब एक तरह से उन्होंने अपने को विड्रॉ करता हुआ सा दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को इस रेस में पीछे कर लिया, विड्रॉ कर लिया है, और फिलहाल तो वो 3 साल जो है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते दिखेंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए, ये उम्मीद है। अब अगर हम कुछ बातें करें और अगर अच्छे की बात हम अगर करने जाएं, तो तेजस्वी यादव के लिए 2022 बहुत अच्छा रहा, वो उप मुख्यमंत्री बने। तो क्या कहता है, दूसरी तरफ अगर हम बिहार के और नेताओं की बात करें तो रविशंकर प्रसाद एक ऐसे नाम है जिन्हें कि अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इन्हें भी अपना उप मुख्यमंत्री का पद चला गया। तो जब हम कुछ ऐसे नेताओं की बात करें जिनके लिए 2022 अच्छा रहा, और ये कहें और कुछ ऐसे नेताओं की बात करें जिनके लिए 2022 बहुत अच्छा नहीं रहा, ये कहना बेहतर होगा, तो किन नेताओं के नाम आपके जहन में आते हैं? 2022 से सबसे अच्छा रहा तो तेजस्वी यादव के लिए रहा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव एकदम से नेपथ्य से निकल के आए और फिर उप मुख्यमंत्री बने वो, और आज लाइमलाइट में हैं। और किसके लिए बुरा रहा, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा झटका जो इन्हें लगा है उसमें आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह एकदम राजनीति के नेपथ्य में चले गए से लगते हैं। उनका एक दौर था जब आरसीपी के बिना जेडीयू में कुछ होता नहीं था, आरसीपी सिंह इच्छा के बिना, लेकिन आज की तारीख में वो एकदम से नेपथ्य में चले गए हैं राजनीति के। तो ये बातें हुई। अब एक आखिरी सवाल, ये भी एक छोटा सा ही सवाल है, अगर हम कहें कि जो पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर बिहार में कि राजनीति में किसका जो है कि सबसे अच्छा साल रहा, किस राजनीतिज्ञ का? पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर जो किसका सबसे अच्छा रहा, तो तेजस्वी यादव रहे, मुझे जो लग रहा है तेजस्वी के लिए सबसे अच्छा साल रहा। लेकिन चर्चा के लिहाज से करें, अगर हम ये छोड़ दें कि निगेटिव चर्चा हुई, पॉजिटिव चर्चा हुई, चर्चा के लिहाज से तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर रहे। सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी हुई, यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी हुई, और अब लोग कहते हैं कि वो मास्टर स्ट्रोक भी उन्होंने 2-2 लगा दिए मेरे हिसाब से, तो 2 चौके मारे उन्होंने। पहला तो बीजेपी को वो चोट लगी है, वो चौके वाली, जिसमें वो सरकार से बाहर हो गई,
और दूसरा चौका उन्होंने जो ये 2025 में कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये दूसरा चौका है, इसलिए क्योंकि दबाव बहुत बढ़ रहा था कुढ़नी उपचुनाव के बाद और उसके परिणाम के बाद, तो वो उस दबाव को तात्कालिक तौर पे तो उन्होंने दूर ढकेल दिया और वो सफल रहे। तो ये दो मास्टर स्ट्रोक मुझे लगता है नीतीश कुमार की तरफ से। खैर, आपने इतना वक्त दिया और हमने एक बात कहना चाहूंगा, चौका तो उन्होंने मारा है जरूर, लेकिन मैच का परिणाम आना बाकी है। यह मैच का परिणाम 2024 और 2025 में आना है और ये दो चुनाव लोकसभा और विधानसभा का जो बिहार में होना है उस पर सभी की नजर होगी। फिलहाल 2023 में क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जो जो चीजें होती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। 2022 में बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल हुआ, क्या कुछ हलचलें हुई, उस पर एक समीक्षात्मक चर्चा करने की हमने कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।